हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क केस की जिसने इंडिया में वर्किंग वुमेन की सेफ्टी का चेहरा बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ द विशाखा केस। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, बल्कि ये शुरुआत थी इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट लॉज की। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस जर्नी। इस पूरी कहानी की रियल लाइफ हीरोइन है भवरी देवी। भवरी जी राजस्थान में एक साथिन यानी सोशल वर्कर थीं जो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए काम कर रही थीं। 1992 में उन्होंने एक पावरफुल अपर कास्ट फैमिली में हो रही चाइल्ड मैरिज को रोक दिया। उनकी इस ब्रेवरी ने गांव के दबंगों को नाराज कर दिया, जिसे बदला लेने की एक जघन्य घटना हुई। बहुत ही दर्दनाक रेप। बदला लेने के लिए उन पांच मर्दों के उन पांच मर्दों ने भवरी देवी के साथ उनके पति के सामने ही गैंग रेप किया। पर असली ट्रेजेडी तब हुई जब सिस्टम फेल हो गया। ट्रायल कोर्ट ने सभी पांचों एक्यूज को बरी कर दिया, जिसमें कहा गया अनरिलायबल एविडेंस, और फिर आरोपियों की जाति का हवाला दिया गया। इस एक्विटल से देश भर में आक्रोश और वुमेन्स राइट्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब सिस्टम फेल हुआ तब वुमेन्स ग्रुप ने साथ मिलकर विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की। उनका आर्गुमेंट था कि स्पेसिफिक लॉ ना होने की वजह से एक महिला के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(g काम करने का अधिकार, और आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। उन्होंने तर्क दिया कि एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट राइट टू लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट को किसी भी अनवेलकम यानी अवांछित कार्य के रूप में परिभाषित किया। जैसे कहा गया कि फिजिकल कांटेक्ट मतलब बिना सहमति के शारीरिक संपर्क। दूसरा, वर्बल रिमार्क्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या जोक्स मारना, ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति आपके दफ्तर में करता है। विजुअल्स दिखाना, किसी तरह की पोर्नोग्राफी या कोई ऑफेंसिव मटेरियल दिखाना, किसी तरह की डिमांड करना, सेक्सुअल फेवर्स मांगना, कोई और ऐसा एक्ट जो कि फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट हो, जो कि किसी भी सेक्सुअल नेचर का हो। तो ये सब चीज़ें, इनको एक तरीके से अनवेलकम कंडक्ट में डिफाइन किया गया। 1997 में आया एक हिस्टोरिक फैसला, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाने में बिल्कुल विफल रहा, इसलिए कोर्ट ने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी की। ये विशाखा गाइडलाइन तब तक देश का कानून बनी रही जब तक पार्लियामेंट ने फॉर्मल लॉ नहीं बना दिया। इन गाइडलाइंस ने सभी वर्क प्लेसेस में एक कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाना मैंडेटरी कर दिया। फाइनली 2013 में आया द POSH एक्ट। इसका पूरा नाम द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। काफ़ी बड़ा नाम है। इसने विशाखा गाइडलाइंस की जगह ली और पनिशमेंट क्लॉजेस के साथ एक डिटेल्ड लीगल फ्रेमवर्क दिया। अब हर संगठन जिसमें 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी कि ICC बनाना अनिवार्य है। चलिए इस आंदोलन की टाइमलाइन को देखते हैं। देखिए, 1992 में हुआ भवरी देवी जी के साथ बहुत ही घिनौना बलात्कार। 1995 में लोअर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, बहुत ही अजीबोगरीब रीजंस देखे। 1997 में विशाखा व अन्य ने क्या किया कि एक PIL दर्ज की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2013 जो कि 16 साल के बाद इन गाइडलाइंस को क्या है कि POSH एक्ट में बदल दिया गया। अब विशाखा से पहले महिला को सिर्फ IPC के जनरल क्रिमिनल लॉ के तहत शिकायत करनी पड़ती थी। सेक्शन 509 IPC जो कहता है कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। सेक्शन 354 IPC जो कहता है कि असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करना। ये देखिए कानून क्या थे, सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि इनमें
एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी और ना ही वर्क प्लेस की पावर डायनामिक्स को समझते थे। तो पीओएसएच एक्ट ने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ साथ एक सिविल रिड्रेसल सिस्टम भी बनाया। इन गाइडलाइंस के मुख्य जो जो मैंडेट्स थे वो थे, पहला प्रोहिबिशन, यौन उत्पीड़न रोकना, ये भी जो है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। दूसरा, कंप्लेंट मैकेनिज्म, हर संगठन में कंप्लेंट्स कमेटी का गठन अनिवार्य है। तीसरा, काउंसलिंग, कंप्लेनेंट को छुट्टी, स्वास्थ्य और काम की सुविधाएं देना। और थर्ड पार्टी हरासमेंट, अगर क्लाइंट या थर्ड पार्टी परेशान करे तब भी एम्प्लॉयर को मदद करनी होगी। जब आप किसी कंपनी का काम करते हैं और किसी भी इंसान से आप बात करेंगे तभी भी एम्प्लॉयर को आपको हेल्प करनी होगी, अगर वो किसी भी तरीके से आपके साथ में इस तरह की हरकतें वो करता है तब। ठीक है, यहाँ तक भी जो है कंपनी आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी हेल्प करें। फिर है पीओएसएच एक्ट में वर्क प्लेस को बहुत ब्रॉड तरीके से डिफाइन किया गया। इसमें हर जगह शामिल है जहां एम्प्लॉय काम के दौरान जाता है, जैसे कॉन्फ्रेंस हो गई या क्लाइंट साइट्स हो गए। इसमें एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। यहाँ तक कि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स और भंवरी देवी जैसे सोशल वर्कर्स भी शामिल हैं। हरासमेंट के दो प्रमुख रूप बताए गए हैं। पहला, क्विड प्रो को, मतलब ये दो वो लो, जब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाएं, जैसे प्रमोशन के बदले डेट पर जाने के लिए। आपने मीटू के बड़े वो सुने होंगे। दूसरा है होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, जब सीधे तौर पर कोई फ़ायदा ना मांगा जाए पर माहौल इतना डरावना या ऑफेंसिव बना दिया जाए कि काम करना ही मुश्किल हो जाए, जैसे सेक्सिस्ट जोक मारना या गंदी तस्वीरें दिखाना, और भी अन्य तरह के इसमें एग्जाम्पल्स हैं। आईसीसी की शिकायत प्रक्रिया देखिए क्या है, उसको जान लेते हैं। पहला है कि देखिए जब भी घटना घटती है उसके 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत जरूर दें। दूसरा, आईसीसी कंसिलिएशन का विकल्प देती है, पर इसमें फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो ये नहीं कि पैसा ले दे के रफा दफा करने वाला मामला नहीं है, तो इसको ध्यान रखें। तीसरा, अगर कंसिलिएशन विफल होती है तो 90 दिनों के भीतर इंक्वायरी शुरू होती है। फिर आपका चौथा है कि इंक्वायरी पूरी होने के 10 दिन के भीतर रिपोर्ट एम्प्लॉयर को दी जाती है। पांचवा है, एम्प्लॉयर को 60 दिनों के भीतर उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है। देखिए, भंवरी देवी के संघर्ष ने हर इंडियन वुमेन को एक सेफ वर्क प्लेस का अधिकार दिया है। हम उनके साहस को सल्यूट करते हैं। आई नो, सी द इफ यू नो द राइट यू शुड स्पीक अप। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इनसे मिला हूँ 2018-19 के करीब ईयर में, एंड शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमन एंड आई सल्यूट टू हर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you so much for watching.